स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर अभी हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स के हम डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से हमसे जितना कोशिश होगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहली बात, हर एक चीज़ इस दुनिया पे, हर एक चीज़ है उसका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर भी सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन की वजह से एनर्जी आती है। तो सन की वजह से कोल बनता है। कोल मतलब पता है ना, COAL, कोल। तो कोल को बनने में कितना समय लगता है, ऐसे अंदर अंदर पूरी डिपोजिशन प्रोसेस होती है। कोल जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हमें पता है कुछ ट्रेन के इंजन, पहले के ज़माने में कुछ ट्रेन के इंजन जो होते थे वो कोल से चलते थे। तो ऐसा मानो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें। तो जैसे हम मैटर जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैटर होता है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके अंदर हमें आया था कि बैलेंस करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम मास, मैटर जो होता है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसफरेबल, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है पहला। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ। ठीक है, कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ। इसी चैप्टर में बहुत सारी ऐसी अलग अलग एक्टिविटी है जिसमें ऐसे वायर्स जॉइंट है, यहाँ पे बल्ब या फिर रेजिस्टेंस है, बैटरी है या फिर सेल्स है, और अलग अलग सी चीज़ें लगाई हुई है एक सर्किट में। हम भी एक सर्किट बना देते हैं। ये है, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे एक की, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लस से निकलता है, तो ये I जो है वो इधर से जा रहा है। करंट, I मतलब करंट। ठीक है, ये बल्ब है। अब जब तक हम ये जो की है इसको क्लोज, मतलब ये ऐसे डॉट से क्लोज नहीं करते, तब तक जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। ठीक है, ये जो प्लग है इसको हम अगर ऐसे कर दिया हमने, मतलब सर्किट को हमने कंप्लीट किया। लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसे है, मतलब ये जो सर्किट है वो कहाँ जॉइंट हो रहा है, वायर जॉइंट नहीं हो रहा है, तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो सर्किट जो होता है ऐसा, इसको पूरा क्लोज, ये पूरा सर्किट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, उससे बल्ब ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल एंड एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर लाइक मास। चार्ज जो है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि हम सबको पता है सेल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी, जैसे कि न्यूक्लियस, सेल की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और हम सबको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
पर अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, गवा दिया, लूज हो गया, तो ये जो बॉडी है इसके अंदर प्रोटॉन तो उतने ही थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। इसका मतलब ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पर उसी टाइम पे अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, तो प्रोटॉन तो उतने ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नेगेटिव चार्ज जो था वो बढ़ गया, ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है, कूलम्ब, ठीक है, जिसको C से डिनोट करते हैं। और चार्ज ये है जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आते हैं करंट पे। तो ये समझो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो एक पानी की बूंद था, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो एक पानी की बूंद है। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको उधर लेके जाएंगे तो इसका मतलब वो फ्लो होके जाएगा, ठीक है, तो वो जो फ्लो हो रहा है उससे हम करंट बोलेंगे, ठीक है। एक पानी की बूंद है जो कि है चार्ज, अब ये इधर से उधर गया तो ये फ्लो होके जाएगा। नल हम खोल देते हैं तो पानी जो ऐसे जाता है तो वो फ्लो होके जाता है, तो वो करंट है। एक बूंद इधर से उधर गई तो वो फ्लो होके गई, तो वो उससे हम करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है, एक ये वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसके अंदर ये एक चार्ज है, तो ये इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा? करंट। समझ में आया? ये एक चार्ज है, ये उधर से उधर गया, ये पानी की बूंद है, चार्ज मतलब पानी की बूंद, ठीक है, ये इधर से उधर गया तो ये क्या हो गया? करंट। समझ में आया? करंट को हम कैसे लिखेंगे? I, करंट इज इक्वल टू I। अब ये जो I है वो कैसे, करंट कैसे बना? ये जो कूलर चार्ज जो था इसको उधर लेके गए, तो इस चार्ज को कितने टाइम में उधर लेके गए? रेट ऑफ फ्लो, कितने टाइम में फ्लो हुआ, तो कूलम्ब Q अपॉन T आएगा, Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। वो फ्लो तो हुआ लेकिन कितने टाइम में वहां पर पहुंचा? फ्लो हुआ करंट, एक चार्ज था वो फ्लो हुआ तो मतलब वो करंट है, तो करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। वो कितना, उसका रेट कितना है? फ्लो हुआ ना, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। इफ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब I इज इक्वल टू Q अपॉन T। समझ में आया? एक Q है वो इतने टाइम में यहाँ से वहाँ गया तो उसका जो करंट है वो कितना होगा? समझ में आया? अगर एक कूलम चार्ज को यहाँ से वहाँ पहुँचने में 1 सेकेंड लगा, एक कूलम चार्ज है मतलब ये एक कूलम है, ठीक है, इसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में 1 सेकेंड लगा, तो मतलब वो फ्लो कितना हुआ? करंट कितना हुआ? 1 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया? सिंपली करंट क्या है? Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो, कूलम्ब अपॉन सेकेंड, ठीक है। चार्ज का मतलब कूलम्ब, टाइम का मतलब सेकेंड, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, S होता है, ठीक है। करंट मतलब I, और करंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, जो कि एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और I का ऐसा यूनिट क्या है? I मतलब करंट का A है एम्पियर, Q का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब, अपॉन T का ऐसा यूनिट सेकेंड। समझ में आया ना? एक कूलम्ब चार्ज को यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए अगर 1 सेकेंड लगा तो उसके अंदर वो जो करंट है वो कितना होगा? 1 एम्पियर। इतना समझ में आया? अब मिली एम्पियर और
एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर होता है, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, पता है ना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर होता है, अरे सॉरी 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। पर हमें तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर पूछा हुआ है, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मैनी एम्पियर, ठीक है। तो ये जो 1000 है 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 का 1000 मतलब 3 पावर। अब ये जो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 का -3 पावर हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो इसका मतलब 1 मिली एम्पियर कितना हुआ, 10 का -3 एम्पियर, समझ में आया। वैसे ही माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 का -6 एम्पियर। कैसे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माइक्रो एम्पियर, समझ में आया। ये मिली एम्पियर समझ में आया, माइक्रो एम्पियर वैसे ही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया, कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो प्रोटॉन उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन उसके पास कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट मतलब I इज इक्वल टू Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q और उसका रेट मतलब Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, अगर 1 एम्पियर है तो मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड, समझ में आया ना। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो 1 कूलम चार्ज है मतलब एक पानी की बूंद है, इसको हम यहाँ से वहाँ तो लेके आ गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन उनके इसको इधर से उधर लेके जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ वो बताना है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि पानी है, पानी इधर से उधर कब पहुँचेगा, जब प्रेशर आएगा, ठीक है। मोटर चालू होती है तब पानी चढ़ता है, मतलब टंकी पे या कहीं पे भी चढ़ाना हो तो मोटर चालू होती है, उसको प्रेशर देते हैं। वैसे ही वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए बैटरी लगाते हैं हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ हमारा, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी लगाएंगे तभी तो वो फ्लो होगा। एक इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए हम बैटरी लगाते हैं ताकि वो जो चार्ज है वो इधर से उधर जाए। सबसे पहली बात कूलम्ब मतलब चार्ज जो है एक बूंद पानी की, इसको उधर तक लेके गए तो वो करंट है, ठीक है। लेकिन इसको उधर ले जाने के लिए जो वर्क हुआ इस पे कुछ तो हुआ होगा जो इधर से उधर गया, ऐसे तो पड़ा जाएगा नहीं। तो इसके ऊपर जो वर्क हुआ वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए पीछे से कोई तो प्रेशर आ रहा होगा, समझ में आया। तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W मतलब जो वर्क हुआ है, Q मतलब चार्ज पे, चार्ज के ऊपर जो वर्क हुआ है इधर से उधर लेके जाने के लिए वो क्या है, वोल्ट। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन कूलम। ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो वर्क हुआ है वही तो वोल्ट है, समझ में आया। तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जो वर्क हुआ है चार्ज पे वो V है, ठीक है।
एक चार्ज को इधर से इधर लेके जाने के लिए जो वर्क हुआ है वो क्या है, वोल्ट, V। अब ये जो वोल्ट है, ये जो V है उसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट, ठीक है। अब उसको हम V से डिनोट करते हैं। फिर वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। और कूलम्ब, Q का तो हमें पता ही है, कूलम्ब। चार्ज Q, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। तो 1V, अगर 1 वोल्ट 1 जूल वर्क डन हुआ है 1 कूलम्ब चार्ज पे, 1 कूलम्ब है, इसको इधर लेके जाने के लिए 1 जूल वर्क हुआ है, तो मतलब वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। बस इतना याद रखना है। सबसे पहली बात, चार्ज क्या होता है, एक पानी की बूंद, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाने के लिए फ्लो हुई तो वो हो गया करंट। अब इसको इधर से उधर तो ले गए तो वो करंट है, लेकिन इधर से उधर लेके जाने के लिए जो वर्क हुआ वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट, ठीक है। तो कूलम्ब के ऊपर कोई वर्क होगा तभी ये आगे बढ़ेगी, तो वो है हमारा वोल्ट। समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया, चार्ज समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ जो है उसके अंदर वो क्या है, करंट I जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट जो है वो वोल्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम करंट को बढ़ा देंगे, करंट मतलब एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो वोल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब वोल्ट जो है वो करंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे I नीचे है और V ऊपर है, मतलब I जो है वो x एक्सिस पे, लेकिन ये जो I है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन x एक्सिस जो होता है उस पर हमेशा डिपेंडेंट होता है। पर यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को इंटरचेंज कर दिया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि आगे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको थोड़ा जमाने के लिए इसका थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्ट बढ़ा देंगे करंट बढ़ जाएगा, करंट को बढ़ा देंगे वोल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शन की साइन है उसको हटाने के लिए हम V इज इक्वल टू R कांस्टेंट लगाएंगे, R जो है वो कांस्टेंट लगाएंगे। अब हमें ये पता था V क्या है, V वोल्ट होता है, I क्या है, करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, एम्पियर। पर R क्या है, R मतलब रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ नहीं होता, बस हम जिस भी चीज़ की, कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब वो कितना मना बोल सकता है, कितना रेजिस्ट कर सकता है। रेजिस्ट करना मतलब पता है, रेजिस्ट करना मतलब मना बोलना। जैसे कि ये करंट आ रहा है तो कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जो करंट को फ्लो करने देंगे, लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जो करंट को फ्लो करने नहीं देंगे। जैसे रबर होता है, वो करंट को फ्लो करने नहीं देता, तो वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब मना बोलना, करंट फ्लो होना चाहता है लेकिन उसको मना बोलना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, उसके अंदर करंट को पास होने नहीं देता, वो उसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है। जो एक कंडक्टर है, जिस भी हम वायर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। समझ में आया। तो हमने क्या देखा, V इज इक्वल टू IR, मतलब वोल्ट और करंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वैसे ही R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। करंट को अगर हम, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। जैसे कि देखो,
करंट हम बढ़ा देंगे, करंट को अगर हम बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। जैसे कि रेजिस्टेंस है ज़्यादा, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जैसे रबर है उसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। पर आयरन है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा करंट फ्लो होने देगा। वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो आई करंट जो है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा और अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। समझ में आया? रेजिस्टेंस मतलब मना बोलना, मना आगे से ही मना है तो वो कैसे अंदर आएगा, और अगर ये जो मना है वो कम हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो फ्लो हो पाएगा। समझ में आया? तो R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I करंट। समझ में आया? इन्वर्सली मतलब R जो है उसको बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। समझ में आया? सबसे पहले क्या था, I इज प्रोपोर्शनल टू V, पर उसका इंटरचेंज क्यों किया? समझ में आया? क्योंकि R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये R है, I को हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा V अपॉन आई, इसलिए V अपॉन आई आ गया। समझ में आया? इतना तो पता चलता है ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V मतलब वोल्ट, V मतलब वोल्ट, ठीक है, और I मतलब एम्पियर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है और रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है उससे पहले हम देखो एक वायर है, ठीक है, वायर की हम जितनी लेंथ बढ़ा देंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी बढ़ा देंगे उतना टाइम लगेगा उसको फ्लो होने में, तो रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। लेकिन लेंथ की जगह पे अगर हम एरिया बढ़ा दें, मतलब पतला वायर था लेकिन उसको मोटा कर दे, तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, एरिया, A का मतलब एरिया। ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनल की साइन है उसको हटाने के लिए हम रो लगाएंगे, इज इक्वल टू रो L अपॉन A। समझ में आया इतना? अब ये जो रो है वो कांस्टेंट है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्टर लिया है हमने। ठीक है, तो ये जो रो है इसको हम इधर लाएंगे तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम। ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मतलब मीटर। अब ये मीटर स्क्वायर है मतलब मीटर इंटू मीटर है, मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर हो जाएगा, तो मीटर मीटर कट हो जाएगा तो एक ही मीटर बचेगा। तो रो का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। इधर से चला जाएगा तो सिर्फ एक ही एम बचेगा। ठीक है, तो रो का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। इतना समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पे। एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, लेकिन अगर लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये दोनों सामने सामने है, मतलब कि दोनों, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा नीचे है, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। समझ में आया? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन जितना ज़्यादा एरिया मतलब वायर जो है मोटा वायर लेंगे तो इजीली वो फ्लो हो पाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब मना बोलना, जो फ्लो आ रहा है उसको मना बोलना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज क्या होता है? सीरीज, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा है, तो ये मैंने सीरीज में लगाया। यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई। अब ये R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, पहले यहाँ से जाएगा, फिर ये ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो करंट, एक ही रास्ता है करंट का, तो करंट डिवाइड हो ही नहीं सकता, उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है जाने को, वापस तो ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। तो वो सीधा सीधा जाएगा, तो उसके पास एक ही रास्ता है, तो मतलब करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? सीरीज है। सीरीज में क्या है? वोल्ट डिवाइड होता है, V डिवाइड होता है, V, समझ में आया? तो सीरीज के अंदर V डिवाइड होता है, ठीक है। ये रही सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे करंट को तो जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो फिर करंट डिवाइड नहीं हो सकता, तो वोल्ट जो है वो डिवाइड होता है। तो टोटल जो वोल्ट है V, वो कैसे होगा? वोल्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ का कुछ और वोल्ट होगा, यहाँ का कुछ और वोल्ट होगा, यहाँ का कुछ और वोल्ट होगा, तो मतलब टोटल अगर हमें वोल्ट चाहिए तो वो कितना होगा? V1, V2, V3, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमें टोटल वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब V का मतलब तो IR होता है, पता है? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम यहाँ पे V1, V2, V3 इन सब की जगह पे क्या लगा देंगे? IR। देखो V इज इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू IR1, समझ में आ रहा है? ये एक यहाँ से करंट जा रहा है R1, R2, R3। करंट एक ही है हर जगह पे, करंट को डिवाइड होना ही नहीं है, करंट डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन वोल्ट जो है वो डिवाइड होता है, यहाँ पे कुछ और वोल्ट है, यहाँ पे कुछ और वोल्ट है और यहाँ पे कुछ और वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ का वोल्ट V, यहाँ का V इज इक्वल टू IR1, तो यहाँ का V क्या होगा? IR1। यहाँ का V, यहाँ का वोल्ट मतलब IR2 और यहाँ का V मतलब IR3। समझ में आया इतना? और टोटल तीनों का मिला के देखे तो IRS, S सीरीज वाला S, IRS, तो टोटल IRS इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3। इतना पता चला? तुम्हें बस एक ही चीज याद रखनी है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V का मतलब IR, ठीक है, तो इसका टोटल V जो है वो IR1 है, इसका V IR2 है, इसका IR3 है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें IRS मिलेगा। अब देखो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे I जो है इसको हम ऐसे ही रखते, लेकिन यहाँ पे हर एक जगह पे I है, तो I को हम कॉमन में ले सकते हैं, तो I को ऐसे रख के ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। अब देखो ये I जो है ये मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो I अपॉन I हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा डिवाइड में आके। यहाँ पे ये स्टेप नहीं है पर मैं बता रही हूँ ऐसे कि ऐसे हुआ है। I कट हो गया तो क्या बचा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो सीरीज कनेक्शन के अंदर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू IR, तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। उसके बाद ये I को कॉमन में निकाला और डिवाइड कर दिया, तो फिर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समझ में आ गया? अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल लाइंस पैरेलल होती है तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे होती है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी ऐसे एक ऊपर एक नीचे करके लगाया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऊपर नीचे होगा ऐसे पैरेलल में। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सीरीज के अंदर एक ही रास्ता था जाने के लिए, तो करंट एक ही रास्ते से जाता था, लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग रास्ते, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब करंट थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा सीधा जाएगा और थोड़ा ऐसे जाएगा। तो करंट को तो अलग अलग रास्ते मिल गए, तो करंट क्या करेगा? डिवाइड करेगा खुद को। समझ में आया? करंट खुद को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है, उसमें वोल्ट डिवाइड हो रहा था, इसमें करंट वोल्ट डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने V इज इक्वल टू V1 V2 V3 किया था, क्योंकि हमें टोटल वोल्टेज चाहिए था। पर इसके अंदर तो करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आया? I1 प्लस I2 प्लस I3 आता है? समझ में आया? ठीक है, अब ओम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब अगर हमें I चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। ये I है तो R से मल्टीप्लिकेशन में, तो R को नीचे भेज देगा, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो ये भी हमें ओम्स लॉ से ही मिला। I की जगह पे हम VR भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? VR, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 R3, तो R1 R2 R3। समझ में आया? तो यहाँ पे नीचे बस वही किया है, I इज इक्वल टू V अपॉन RP, P किसका? पैरेलल का, उसमें RS था सीरीज का, RP पैरेलल का, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1। कैसे आया? ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ठीक है, अब V को भी जैसे I को कॉमन निकाला था वैसे V को कॉमन निकाला है और वो भी कट हो गया, तो फिर क्या बचा? 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब जैसे V को ऐसे कोई क्वेश्चन आया कि V को जैसे कॉमन निकाला, R को क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते पता है? क्योंकि हर एक जगह पे ये R1 है, R2 है, R3 है, मतलब हर जगह रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए उसको कॉमन में नहीं निकाल सकते। V जो था वो सेम था, लेकिन ऊपर वाले में सीरीज में V सेम था? नहीं था। ऊपर वाले में करंट सेम था, इसलिए I को कट कर दिया था। इसमें V सेम है तो इसलिए V को कट कर दिया। समझ में आया? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्ट डिवाइड होता है। समझ में आया? ठीक है, पैरेलल और सीरीज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या बचा? ये जो रो था वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थी एक कंडक्टर की, जो कि कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क, पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क, ठीक है। रेट है वर्क का, रेट ऑफ वर्क, तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। W का मतलब जूल, T का मतलब सेकेंड पर ये रहा पावर का मतलब W अपॉन T, रेट ऑफ वर्क, ठीक है। पावर का मतलब W अपॉन T, रेट ऑफ वर्क। अब W इज इक्वल टू वी क्यू, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, याद है। वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, पता है, याद है। तो इस ये जो W है वो हमें चाहिए, तो हम Q को इधर भेज देंगे, तो W इज इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम W की जगह पे VQ लिख सकते हैं क्योंकि W इज इक्वल टू VQ है, ठीक है। तो VQ अपॉन T। अब I इज इक्वल टू Q अपॉन T, याद है। I मतलब करंट इज इक्वल टू कूलम अपॉन टाइम, ठीक है। एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो ये I की जगह Q अपॉन T की जगह पे हम I लिख सकते हैं V इंटू आई, V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? बस हमें इतना याद रखना है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क मतलब W अपॉन T। अब ये W को हमने हटाया VQ से क्योंकि W इज इक्वल टू VQ। अब ये जो Q अपॉन T है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। ऊपर हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट इधर से उधर लेके आया, फ्लो हुआ तो वो करंट है। इधर से उधर लेके आने पे लिए उस कूलम के ऊपर जो उस कूलम को जो टाइम लगा Q अपॉन T, ठीक है। तो ये Q अपॉन T को हटा के I लगा दिया। अब V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ये V को हटा के हम आई आर लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो V है आई आर और I, इतना समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो I इंटू आई है तो I स्क्वायर हो गया, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इतना समझ में आया? पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, रेट ऑफ वर्क। उसके बाद हमने अलग अलग फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज़ किया, फिर हमने लास्ट में क्या मिला? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। समझ में आ गया? पर हमें जो सम जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, उसमें हम अकॉर्डिंगली हमें जो दिया जाता है उसके हिसाब से ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? वो डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया हुआ है। एक बार वापस से कर ले। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क, तो W अपॉन T, ठीक है। अब W इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन T। अब ये जो QT है इसको हटा के हम I लिखेंगे, VI, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब V इज इक्वल टू IR, तो IR और I, अब ये I इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2I हो जाएंगे, तो I स्क्वायर हो जाएगा वो, तो I स्क्वायर R, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो I है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब ये जो I है वो V अपॉन R है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब ये जो I स्क्वायर है उसकी जगह पे हम V अपॉन R का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया? इज इक्वल टू V अपॉन R का स्क्वायर। अब देखो V अपॉन R का स्क्वायर मतलब क्या? V इंटू V, R इंटू R।
स्क्वायर है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, v का स्क्वायर मतलब v इंटू वी, r का स्क्वायर मतलब r इंटू आर। अब यहाँ पे एक और r है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये r और ये r कट हो जाएगा, तो क्या बचा v स्क्वायर r। तो p इज इक्वल टू वी स्क्वायर r। देखो i स्क्वायर r, i की जगह पे हमने v अपॉन r लिखा, क्यों? ओम्स लॉ। i की जगह पे हमने v अपॉन r लिखा क्योंकि ओम्स लॉ, ठीक है। तो v अपॉन r का स्क्वायर, r r कट हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन r। समझ में आया सबको? ठीक है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो एक मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पर जो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वो जो हमने पहले ही पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे आयरन है, तो आयरन के नीचे ऐसा कुछ यूज़ होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो जो भी करंट आता है वो यहाँ पे रेजिस्ट करता, मतलब वो जो कंडक्टर है वो तो करंट को रेजिस्ट करेगा क्योंकि उसका काम है रेजिस्ट करना, उसे उसी काम के लिए, मतलब वो उसी काम के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। तो उसका काम है रेजिस्ट करना, पर करंट रेजिस्ट होके क्या करेगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि वहाँ से तो कंटिन्यूअस करंट आ रहा है और ये रेजिस्ट कर रहा है, तो कहाँ जाएगा? तो वो जो करंट है उसको वो हीट में कन्वर्ट करने लगता है ताकि करंट डिस्ट्रॉय भी ना हो और वो रेजिस्ट भी कर ले। तो वो जो करंट है वो किस में, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट होने लगती है। तो ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब आयरन याद रखो, यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है लेकिन नीचे हमें गर्म क्यों लग रहा है? गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया हुआ है, उसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है लेकिन यहाँ पे हमें हीट मिल रही है, क्योंकि हीट मिल रही है क्योंकि वो जो बनाया, वो जो यूज़ किया हुआ है वो उस इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आया? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंडक्टर, स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। तो सबसे पहले तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आया क्या होता है, ठीक है। एक कंडक्टर है, एक वायर है, आयरन देखिए ना, इस्त्री देखिए ना, उसके नीचे गर्म होता है, पर वो जो वायर है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्म क्यों हुआ? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब इसको हम कैसे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है वो देखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ऐसा यूनिट जो है वो जूल है। ओके, जूल्स लॉ। तो सबसे पहले तो जूल्स लॉ के लिए सबसे पहले तो हमें W इज इक्वल टू वी क्यू चाहिए। W इज इक्वल टू वी क्यू याद है? वर्क इज इक्वल टू वोल्ट इज इक्वल टू क्यू अपॉन, एक सेकेंड, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू। तो जूल्स लॉ के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए, W इज इक्वल टू वी क्यू। अब ये जो Q है उसकी जगह पे हम IT लिख सकते हैं, Q I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अब अगर हमें Q चाहिए तो हम IT लिख सकते हैं। समझ में आया? Q इज इक्वल टू IT, समझ में आया? तो VIT इतना समझो, बाकी ऊपर जो है हम एक बार वो जो पूरा चार्ट है वो देख लेंगे कहाँ से आया क्या आया, ठीक है। तो ये IT हो गया, Q इज इक्वल टू IT। अब V इज इक्वल टू IR, ये हम कैसे भूल सकते हैं? V इज इक्वल टू IR, तो इधर IR आ जाएगा और IT। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो दो I मिल जाएंगे हमें, तो वापस से I स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर RT। तो यही है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। समझ में आया?
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? आयरन। आयरन जो होती है वो इधर गर्म होती है, लेकिन आ तो इलेक्ट्रिसिटी ही रही है, पर वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हीट में कन्वर्ट कर रहा है वो जो यूज़ किया है कंडक्टर वो। ठीक है, समझ में आया? तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। सबसे पहले क्या था? करंट। करंट इज इक्वल टू कूलम्ब चार्ज। क्यू मतलब चार्ज, आई मतलब करंट। तो ये करंट इज इक्वल टू कूलम्ब अपॉन टाइम, मतलब एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब अपॉन सेकेंड। ठीक है, एक चार्ज है, इसको इतने टाइम में यहाँ तक लेके गए तो वो उसका करंट है, वो फ्लो हुआ। याद है? इसी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये 11.1 है। तो एम्पियर, I मतलब करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। Q मतलब कूलम्ब, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब। फिर टाइम का तो हम सबको पता है सेकेंड। ठीक है, तो एक एम्पियर, एक कूलम्ब अगर चार्ज है वो 1 सेकेंड में फ्लो हुआ तो करंट कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये वही है कूलम्ब। फिर वोल्ट पता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक कूलम्ब चार्ज को इधर से उधर लेके जाने के लिए कितना वर्क हुआ है उस पर, वो वोल्ट है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या है? V, वोल्ट। फिर वर्क का जूल और चार्ज का कूलम्ब। तो 1V इज इक्वल टू 1J अपॉन 1C। अब ये वही है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V भी माइनस V है, यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसकी बात हो रही है। तो ये V ही है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओम्स लॉ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगाना है तो फिर मेल नहीं पड़ेगा ऐसे, तो उसको इंटरचेंज कर दिया। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ में आया? V मतलब वोल्ट। करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्ट बढ़ेगा। करंट का मतलब फ्लो होगा इधर से जितनी ज़्यादा एनर्जी। वोल्ट का मतलब क्या है? बैटरी। एक चार्ज को इधर से उधर लेके जाने के लिए जो वर्क हो रहा है उस पे, वो तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब फ्लो होती है। और करंट, I क्या है? करंट मतलब फ्लो होना। तो जितना ज़्यादा बैटरी होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो जितनी ज़्यादा वोल्ट बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो बस इतनी सी बात है कि जितना ज़्यादा वोल्ट, मतलब वोल्ट बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा देंगे तो वोल्ट बढ़ जाएगा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I का मतलब करंट होता है, V का मतलब वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इसको इंटरचेंज करके लिखा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्ट बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। और इसको प्रोपोर्शन, ये वाली जो साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया है, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या है? R। समझ में आया? R का मतलब रेजिस्टेंस। जो भी कंडक्टर है जिसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, कितना चार्ज फ्लो होने को अलाउ करेगी, मतलब वो रोक देगी या जाने देगी। समझ में आया? ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR, ये था ओम्स लॉ। अब हमें अगर R चाहिए तो V अपॉन I हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, तो वोल्ट का ऐसा यूनिट, V का ऐसा यूनिट वोल्ट, I का ऐसा यूनिट एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओम का साइन ये है, फिर इसको V से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? फिर रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक कंडक्टर है, उसका लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा,
लेकिन अगर अगर एरिया बढ़ा दिया जाए, मतलब मोटा कोई वायर है, मोटा वायर है तो एरिया बढ़ जाएगा तो आसानी से फ्लो हो पाएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मतलब R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया बढ़ा तो ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन अगर एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब जैसे उधर ये वाली साइन को हटाने के लिए इज इक्वल टू लगाया था और कांस्टेंट लगाया था, वैसे इधर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो लगाया है। ये क्या है? रो। ठीक है, ये जो है ये इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया है जो कि है रो। अब ये रो को अगर हमें रो चाहिए तो ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये A डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और L जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आया? तो RA अपॉन L हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का मतलब ओम, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, पता है ना, मैथ्स में आता है चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर और लेंथ मतलब मीटर। अब मीटर स्क्वायर है और अपॉन मीटर है मतलब डिवाइड में है, तो मीटर कट हो जाएगा तो सिर्फ एक ही मीटर बचेगा, तो सिर्फ ओम मीटर होगा। तो रो का ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट सिर्फ ओम है, लेकिन जो रो है उसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। इतना समझ में आया सबको? अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो करंट डिवाइड नहीं होगा लेकिन वोल्ट डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग वोल्ट होगा, यहाँ पे अलग वोल्ट होगा और यहाँ पे अलग वोल्ट होगा। अब टोटल वोल्ट कितना होगा? तो इन तीनों को मिला दो, प्लस कर दो तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो हमने ये किया है, पर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह पे हम IR लगा सकते हैं। तो यहाँ का V कितना होगा? IR1, यहाँ का 2, यहाँ का 3, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को हमने कॉमन में रख के निकाल दिया तो हमें क्या मिला? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम बढ़ते पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। समझ में आया ये सबको? सेकेंड बार रिपीट कर रही हो तो फिर डाउट भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं अलग अलग। पैरेलल है ऐसे, तो करंट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अलग अलग रास्ते हैं करंट को जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्ट वही है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो फिर यहाँ पे कुछ और करंट है I1, यहाँ पे कुछ और है I2, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ही है, R1 R2 R3। वैसे यहाँ पे करंट भी अलग अलग हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल I इज इक्वल टू I1 I2 I3। ठीक है, अब ओम्स लॉ लगाएंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V को कॉमन में निकाल देंगे तो 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP पैरेलल का RP, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये था हमारा पैरेलल सीरीज का। उसके बाद हमने देखा था जूल्स लॉ, जिसके अंदर हमें बस इतना याद रखना है, W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू। अब Q का मतलब IT, V का मतलब IR IT,
अब ये आई आई, ये आई आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया हमारा एच मतलब जूल्स लॉ। समझ में आया? अब पावर, पावर मतलब रेट ऑफ वर्क, W अपॉन टी। W का मतलब वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। अब क्यू टी का मतलब आई, वी आई, V का मतलब आई आर, आई आर और आई। अब ये आई आई, दो आई हो गए तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब अगर आई स्क्वायर आर है तो मतलब आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आर ऑलरेडी है तो एक आर कट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा पावर। अब देखो पूरा चैप्टर याद करने के लिए तुम लोगों को बस ये इतना, ये जो है सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ इतना, ये इतना, ठीक है। सबसे पहले करंट, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट इज इक्वल टू करंट फ्लो, करंट मतलब फ्लो। इस कूलम्ब को इतने टाइम में यहाँ तक लेके आए तो वो फ्लो हुआ, तो करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये चार्ज और ये इसको इधर लेके आने का जो टाइम है वो, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये Q को, Q ढूंढने के लिए I के साथ भेज दिया T को, ये डिवाइड में तो उस साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, पता है ना, इज इक्वल टू के उस साइड अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो उधर माइनस, यहाँ पे डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? तो ये Q अगर हमें चाहिए तो ये डिवाइड में है तो उसको उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। इतना समझ में आया? Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक कूलम पे कितना वर्क हुआ इधर से उधर लेके जाने के लिए। बैटरी, एक कूलम चार्ज को मतलब फ्लो होने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा, मतलब बैटरी जितना ज़्यादा पावर देंगे उतना ज़्यादा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना फ्लो होगा करंट, ठीक है। तो W अपॉन टी, एक चार्ज को इधर से इधर लेके आने के लिए उस पर जो वर्क हुआ, उसको जो धक्का लगा, प्रेशर लगा, वो है V, वर्क, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन टी, तो वोल्ट इज इक्वल टू W अपॉन Q, वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इधर से उधर लेके जाने के लिए उसके ऊपर जो वर्क हुआ वो, मतलब बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मतलब घूमती रहेगी, चार्ज फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो V मतलब वोल्ट इज इक्वल टू W मतलब वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज पे जितना वर्क हुआ उतनी बैटरी है, उतना वोल्ट है। समझ में आया? तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब अगर हमें W चाहिए तो Q को उधर मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे, ठीक है। तो W इज इक्वल टू VQ हो जाएगा। समझ में आया इतना? W इज इक्वल टू वी क्यू, ये हो गया। उसके बाद ओम्स लॉ लिख दो, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर हमें R चाहिए तो इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको डिवाइड में नीचे भेजेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सीरीज और पैरेलल वाला है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, तुम लोग बस ये सेट कर दो कि ना कि ये इतना है सीरीज का, तो हमने वो जो इतना बड़ा प्रोसेस किया ना वो तुम लोगों को अपने आप याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उसके बाद यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमने इतना लिखा उसमें इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ये सेकंड और ये भी सेकंड, ठीक है। बस इतना करना है। अब ये जो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इसका नंबर सेकंड है तो Q, तो ये जो Q है इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे IT, ये लिख दिया। अब ये जो V है इसकी जगह पे भी हम ये लिख देंगे IR, तो ये भी लिख दिया।
अब ये आई आई दो हो जाएंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, तो इसका मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ में आ गया? ठीक है। अब P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी रेट, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क। ठीक है, बस इतना याद रखना है, रेट ऑफ वर्क W अपॉन टी। उसके बाद यहाँ पे हम वापस से बॉक्स बनाते हैं कि 1 क्या है 2 क्या है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, यहाँ पे इसको 1, ये पहले भी 1 था, इधर भी 1। ठीक है, उसके बाद ये 2, ठीक है, ये 2, इतना समझ में आ गया? ये 3। ठीक है, तो देखो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी याद रखना है। उसके बाद फिर ये जो 1 था वो 1 नहीं रहेगा, फिर ये 2 और ये 3। ठीक है, तो W की जगह पे VQ लगा देंगे तो VQ, फिर Q और T, इन दोनों की जगह पे Q और T, सेकेंड नंबर Q और T को रिप्लेस करके I लगा देंगे। ठीक है, तो ये I हो गया। अब ये थर्ड नंबर V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आई आर और I हो जाएगा। अब आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर आर मतलब V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो अब I स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हम V अपॉन आर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। I स्क्वायर इज इक्वल टू V अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, I का मतलब V अपॉन आर, तो इधर V अपॉन आर लिख दिया, ये स्क्वायर का स्क्वायर ही लिख दिया बस। अब ये जो आर है वो कट हो जाएगा और एक आर बचा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो एक आर गया तो एक आर बचा ना, तो V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या, पहले ये था, फिर हमें लास्ट में क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ गया पूरा चैप्टर? दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू।